नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द एडू टॉकिंग में। मेरा नाम है अनिल तापक और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। आज के इस टॉपिक में हम फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड सारी चीजें समझेंगे। हालांकि ये टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछा जाता है एग्जाम में तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज। जब भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है तो इन ड्यूटीज की बात बिना राइट्स के पूरी नहीं होती। यानी राइट्स और ड्यूटीज कहीं ना कहीं एक ही साथ डिस्कस किए जाते हैं। अगर जहां पर राइट्स को डिस्कस किया जाएगा वहां पर ड्यूटीज की बात भी की जाएगी। यानी राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इंसेपरेबल। इसका मतलब अगर आप ड्यूटीज की बात कर रहे हैं तो आपको राइट्स की भी बात करनी होगी, या फिर आप राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपको ड्यूटीज की बात भी करनी होगी। यानी दीज टू थिंग्स, सिटीजन्स राइट्स एंड सिटीजन्स ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इंसेपरेबल। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, इवन हम अगर फैमिलीज में भी देखें, तो राइट्स और ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरी कोरिलेटिव होता है। ठीक है, चाहे रिलेशन हम अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच देखें अपनी फैमिली में, ठीक है, तो इट इज वेरी, तो ये रिलेशन हमें साफ तौर पर घरों में दिखता है, इंडिविजुअल फैमिली में दिखता है। लेकिन जब ये रिलेशन, राइट्स और ड्यूटी का रिलेशन जब हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाता है। खासकर ऐसे देशों में जहां पर सोसाइटी कैसी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। यानी अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो दुनिया के ऐसे देशों में, खासकर ऐसे कंट्रीज जहां पर सिस्टम सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट कंट्रीज में हमें राइट और ड्यूटीज का कोरिलेशन बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखें तो यूएसएसआर, ठीक है, तो सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है, राइट्स और ड्यूटी को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यानी जितने इंपॉर्टेंट राइट्स हैं लोगों के, उतनी ही लोगों की ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है। यानी लोगों को स्टेट या सोसाइटी के लिए कुछ ड्यूटीज, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो उन्हें परफॉर्म करनी पड़ेगी, तभी जाके वो क्या कर सकते हैं, राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये राइट्स और ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में और ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। अगर हम मिडिवल टाइम के अगर हम शासनों को देखें, ठीक है, स्टेट्स को देखें, या फिर हम एंशियंट सोसाइटी में देखें, तो वहां पे जो स्टेट हुआ करती थी तो जनरली वहां पे क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था। ठीक है, मोनार्की थी, या कहीं पर हमें ऑटोक्रेटिक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरह की जो नेचर ऑफ पॉलिटी है, वहां पे हमें ड्यूटीज, राइट का कॉन्सेप्ट देखने को ज्यादा नहीं मिलता है। मेनली क्या देखने को मिलती है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस स्टेट के, उनको ड्यूटीज मेनली परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, आज जो मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे राइट्स की अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, ठीक है, कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर सिटीजन्स को प्रॉपरली राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय दियर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर सिटीजन्स राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जिन्हें उनको अपनी स्टेट के लिए, यानी जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है या फिर जो भी सोसाइटी है, या सोसाइटी में जो भी फेलो बीइंग्स हैं उनके लिए परफॉर्म करने हो। क्योंकि हमारा देश भी एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे देश में भी यूएसएस से इंस्पायर होकर, यूएसएसआर से इंस्पायर होकर फंडामेंटल ड्यूटीज के आइडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। हालांकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, यानी ओरिजिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना और लागू किया गया, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी चैप्टर मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, स्टेट की ड्यूटीज जरूर मेंशन की गई थी इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, लेकिन सिटीजन्स के लिए कोई भी ड्यूटीज का चैप्टर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, सिटीजन्स की ड्यूटी का कोई भी चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में कब किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज के थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। तो मैं एक तरीके से अगर देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर द प्रोडक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यानी हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से 1977 तक, ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं आपको सुनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में क्या हुआ, हम जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर वाज दी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी वाज दी प्राइम मिनिस्टर। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी तो एक तरफ तो सरकार थी, दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ सारी अपोजिशन पार्टियां थी। ठीक है, और कुछ जो कॉमन पीपल थे दे वर आल्सो अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसने अपनी इसके पास जितनी भी पावर्स थे, इसने सारी पावर्स का इमरजेंसी के टाइम में यूज किया, कि इवन इसने एक्सेसिव पावर्स का भी यूज किया। इसके खिलाफ जो भी विरोध हो रहे हैं कंट्री में, ठीक है, उन विरोध, उन अपोजिशंस को क्या किया जाए? सप्रेस किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन के लीडर्स थे, आम नागरिक थे, ठीक है, सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ अपने अधिकारों और देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। एज अ रिजल्ट, गवर्नमेंट और जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे, उनके बीच एक क्लैश, एक कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? कई सारे लीडर्स को, कई सारे लोगों को, इवन कॉमन पीपल्स को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाला गया। वायलेंस इरप्ट हुआ, ठीक है, आम लोगों की जान गई और पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी भारी नुकसान हुआ। तो एक तरह से हम देखें तो नेशनल इमरजेंसी को क्या कहा जाता है? डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि गवर्नमेंट का अपोजिशन इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी अपोजिशन हो रहे थे, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे देश के अंदर, ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने देखा कि लोग इस प्रोटेस्ट में, जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उनकी ड्यूटीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्योंकि एक नागरिक के तौर पर नागरिक को अगर कुछ अधिकार दिए जाते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं उस स्टेट की तरफ, उस सोसाइटी के लिए, जो उन्हें परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया है, उस लॉ को उन्हें कंप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी ड्यूटीज हैं जिन्हें सिटीजन्स को परफॉर्म करना होता है, जिन्हें सिटीजन्स को ध्यान रखना होता है। जब वो अगर अपने अधिकार मांग रहे हैं तो इक्वली उन्हें अवेयर होना चाहिए अपनी ड्यूटी से टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द स्टेट। इसी आर्गुमेंट का यूज करते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि अब टाइम आ गया है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं की गई थी ओरिजिनली, लेकिन अब टाइम आ गया है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाना चाहिए, जिससे हमारे सिटीजन्स को, हमारे देश के नागरिकों को पता चले कि उनके पास सिर्फ अधिकार ही नहीं है, उनकी कुछ ऑब्लिगेशन, उनकी कुछ ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द स्टेट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, जिन्हें उन्हें परफॉर्म करना ही होगा जब वो अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं तब। तो हम जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसी पीरियड में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लेके आई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने कई सारे लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्हीं अमेंडमेंट में से एक और अमेंडमेंट किया गया फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का एक नया चैप्टर ऐड किया, कहां पर? पार्ट 4A के अंदर। इन राइट्स को जस्टिफाई करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो इनका पर्पस ये नहीं है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस करें, ऐसा नहीं है। इनका मेन पर्पस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने से संविधान के अंदर, हमारे देश के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक बैलेंस स्टैब्लिश होगा, ठीक है, जहां पर जो सिटीजन है उन्हें उनकी ड्यूटी के प्रति अवेयर किया जाएगा कि जिस तरह से वे अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, अधिकारों के प्रति अवेयर है, तो ठीक उसी तरह से उन्हें अपने ड्यूटीज के लिए भी सचेत होना होगा, ठीक है। हालांकि पार्लियामेंट में इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया, खासकर जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज को फाइनली इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे संविधान के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया, तो ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, ये सही स्टेप था या गलत था? हालांकि जो अपोजिशन पार्टीज थी, अपोजिशन लीडर्स थे, वो इस इंक्लूजन का, फंडामेंटल ड्यूटीज के इंक्लूजन का विरोध कर रहे थे। लेकिन हम अगर थोड़ा आगे के और इवेंट्स देखें, फॉर एग्जांपल 1977 में हम जानते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, ठीक है। तो मोरारजी देसाई ने कई सारे जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन अमेंडमेंट में से काफी सारे अमेंडमेंट को रीस्टोर किया गया, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में बाय दी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, ठीक है। लेकिन जनता गवर्नमेंट ने क्या किया? फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम एक और इवेंट देखते हैं आगे का। 2002 में जब बीजेपी की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने ड्यूटीज को हटाने की जगह इन्होंने एक और इंपोर्टेंट ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया हमारे संविधान में। तो ये पॉलिटिकल इवेंट बताते हैं
कि जब ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी की एक कंसेंसस थी फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है, नाउ हम समझते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जर्नी है, राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग उस पर डिस्कशन हुआ और फाइनली उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इसके बीच जो जो चीजें हुई उनको हमें समझना जरूरी है। 1976 में गवर्नमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक कमिटी बनाई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी को टास्क दिया गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन सी ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है जिन्हें सिटीजन्स को ऑबे करना चाहिए, जिन्हें सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज है टुवर्ड्स द स्टेट और टुवर्ड्स द सोसाइटी। कुछ महीनों बाद स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को, कांग्रेस गवर्नमेंट को सबमिट की। इस रिपोर्ट में कमेटी ने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया कि दे शुड बी इनकॉर्पोरेट एज अ सेपरेट चैप्टर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया, इन 8 ड्यूटीज में से 3 ड्यूटीज को क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी वो कौन सी 3 ड्यूटीज थी जिसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। इन 3 ड्यूटीज में से पहली ड्यूटी थी पेनल्टी एंड पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। यानी स्वर्ण सिंह कमेटी का कहना था कि पार्लियामेंट क्या करे, प्रॉपर एक लॉ बनाए जिसके थ्रू सिटीजन्स को पनिश किया जाएगा अगर वो इस चैप्टर में जितनी भी ड्यूटीज मेंशन की गई हैं उनको फॉलो नहीं करते, उनको कंप्लाई नहीं करते, तो उनके खिलाफ क्या किया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट और पेनल्टी का प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए इन द केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, पहला। दूसरा था कि गवर्नमेंट जो भी लॉ बना रही है पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट के लिए, उसे किसी भी कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेकर उन पर क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, यानी कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इस पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट का जो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट उसके ऊपर। तीसरी ड्यूटी थी कि सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर टैक्स पे करें, इसको भी क्या करना होगा, गवर्नमेंट को मैंडेटरी करना होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तीनों ही रिकमेंडेशंस को क्या किया, नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और 5 गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई और फाइनली 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन अभी टोटल कितनी ड्यूटीज है, अभी टोटल 11 ड्यूटीज है। तो जो 11th वाली ड्यूटी थी उसको 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। नाउ अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज को बेसिकली 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली ऐसी ड्यूटीज है जो मोरल ड्यूटीज है और दूसरी सिविक ड्यूटीज। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जैसे नोबेल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जो भी हमने हमारे आइडियल्स थे, ठीक है, जैसे इक्वलिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, ठीक है, वी एज अ इंडियन स्टूड फॉर दीज आइडियल्स। ठीक है, तो इन आइडियल्स को हमें क्या करना होगा, कंप्लाई करना होगा, इनकी रेस्पेक्ट करनी होगी। तो मोरल ड्यूटीज में क्या होगी, सिटीजन्स की ड्यूटी क्या होगी कि फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी आइडियाज हैं, ठीक है, आइडियल्स हैं, उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना होगा, सोशल हार्मोनी को प्रमोट करना होगा, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना होगा, यानी देश में भाईचारा, धर्म, जाति, ठीक है, सेक्ट, जेंडर से ऊपर उठकर हमें आपस में क्या करना होगा, भाईचारे को प्रमोट करना होगा। रेस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन, और वुमेन्स की रेस्पेक्ट हमें करनी होगी। ठीक है, तो दीज आर दी मोरल ड्यूटीज। वहीं दूसरी तरफ क्या है, जैसे रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, दीज आर दी सिविक ड्यूटीज। नेशनल सर्विस करना है जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े, ठीक है, तो वी शुड ऑलवेज रेडी टू रेंडर आवर सर्विस फॉर द नेशन। ऐसे ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमें उसको बचा के रखना है, उसका प्रिजर्व करना है, ठीक है, उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। प्रोटेक्शन ऑफ आर नेचुरल एनवायरनमेंट, जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो उन्हें हमें क्या करना होगा, पेड़ों को जैसे हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। दीज आर दी सिविक ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। क्लियर। नाउ हम जल्दी से जो फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। तो हर सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी आइडियाज हैं जैसे इक्वालिटी हो गया, ठीक है, सेक्युलरिज्म हो गया, उन्हें रेस्पेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं उन्हें रेस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है। ठीक है,
अगला क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे जिन आइडियाज के लिए हम लड़ रहे थे, तो नाउ उन आइडियाज को, उन चीजों को हमें क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा, फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्वलिटी के लिए हम लड़ रहे थे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो नाउ अब हम आजाद हो गए, नाउ हम एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी है कि हम इन आइडियाज को क्या करें, फर्दर प्रमोट करें। दूसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे देश की जो भी प्रभुसत्ता है, ठीक है, सोवर्निटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसको हम प्रोटेक्ट करें। अगर कोई भी इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वी एज ए इंडियन स्टैंड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो हम अपने देश की एकता और अखंडता को क्या करें, बनाए रखें और उसको प्रोटेक्ट करें। अगला है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश को हमारी जरूरत हो, ठीक है, जब भी देश को हमारी जरूरत हो तो हम हमेशा तैयार रहें एज अ सिटीजन ऑफ द इंडिया एज अ नेशन, कि देश को हमारी जब भी जरूरत है तो हम वो सर्विस, देश की सेवा के लिए उस सर्विस को हम प्रोवाइड करें। अगला है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट पीपल ऑफ इंडिया एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो वही देश में भाईचारा बना के रखना है, ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहना है, जाति, धर्म, जेंडर, रेस से ऊपर उठकर हमें सभी को एक जैसा ट्रीट करना है, ठीक है, जैसे हमारे सब भाई हैं। साथ ही साथ वुमेन्स के खिलाफ, वुमेन्स की डिग्निटी के खिलाफ जो भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं, हमें उनको रिनाउंस करना होगा, यानी हमें उनको त्यागना होगा, ठीक है। हमें वुमेन्स की डिग्निटी को, वुमेन्स की रेस्पेक्ट करना होगा। अगला है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ट्रीज हो गया, जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, जो भी लिविंग क्रिएचर है, उनके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। हमें उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उनकी किलिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इस फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन की गई है। अगला क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। तो हमारे देश का जो भी कंपोजिट कल्चर है, हमें उसकी जो भी वैल्यूज है उसको प्रिजर्व करना है और उसको और एनरिच करना है, ठीक है। अगला क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी हमें अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि लॉजिकल और रीजन के बेसिस पर, हमें किसी भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। हमें उसे रीजन और लॉजिकल की बेसिस पे हमें उसको एनालिसिस करना होगा, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट करें। साथ ही साथ हमारे देश में, या मान लो हम इंडिविजुअल के अंदर जो भी प्रॉब्लम, जो भी खराब चीज है, बैड हैबिट्स है, उन तो हर इंडिविजुअल को क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, उन खराब चीजों, बैड हैबिट्स को छोड़ें, अपने आप में रिफॉर्म करें, और सोसाइटी में जो भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो भी सोशल इविल्स है, उनको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, हम सब लोगों को एज अ सिटीजन एफर्ट करने होंगे, ठीक है, जिससे देश में, समाज में प्रॉपर रिफॉर्म्स किए जाए। अगला है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। तो हमें कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको डैमेज नहीं करना है। साथ ही साथ हमें वायलेंस का रास्ता छोड़कर, हिंसा का रास्ता छोड़कर क्या अपनाना है, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ फॉर द इंडियन सिटीजन। अगला क्या है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो एक इंडिविजुअल जिस भी स्फीयर में एक्सेल करना चाहता है, ठीक है, उसे प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। सिटीजन्स के पास, सिटीजन्स की ड्यूटी है कि हम अपने फेलो बीइंग्स को सपोर्ट करें, ठीक है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव एक्टिविटीज में भी, ठीक है, जिससे वो जिस भी चीज में एक्सेल करना चाह रहा है वो एक्सेल कर पाए। अगला क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी खासकर जो पेरेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि उनके जो भी बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाए कि वो अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन को अचीव करें। तो ये ड्यूटी है पेरेंट्स की। इस ड्यूटी को, ये 11 ड्यूटी है, इसको 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में। तो अभी एट प्रेजेंट कितनी ड्यूटीज हैं, करंट में देयर आर 11 ड्यूटीज, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट की गई, तब टोटल नंबर ऑफ ड्यूटीज कितनी थी, तो आपका आंसर क्या होगा, 10। और अभी करंट में पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ड्यूटीज एट प्रेजेंट कितनी है, तो दीज आर 11। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ हम देखते हैं कि जो ड्यूटीज हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है।
सो द ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, दे एक्ट एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। ये बताती है, मान लो अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज कर रहा है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज कर रहा है, या फिर जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका अपमान कर रहा है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज उसको अवेयर वार्निंग देती है कि देखो ऐसा नहीं करना है। दीज आर दी नेशनल हेरिटेज, दीज आर दी नेशनल प्राइड है। we should as a Indian, we as a Indian should respect our national flag from by the heart, ठीक है, और हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। तो दे बेसिकली एक्ट एज अ वार्निंग, वार्निंग देते हैं कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है उन लोगों को। दूसरी चीज, इट एक्ट एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू द सिटीजन्स, बार बार सिटीजन्स को ये याद दिलाती है कि तुम्हारे पास राइट्स हैं, लेकिन यू ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू रेंडर टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर फेलो बीइंग एंड टुवर्ड्स योर नेशन एट लार्ज, ठीक है। फोर्थ क्या है, दे ऑल्सो फोस्टर अ फीलिंग ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेंट अमंग सिटीजन्स, यानी ये क्या काम करती हैं कि हमारे देश में जो भी सिटीजन्स हैं, यानी जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, दे आर नॉट मियर दी स्पेक्टेटर, यानी ये सिर्फ ऐसे लोग नहीं है कि जो बैठ के देख रहे हैं। हम जो इंडियंस हैं, वी आर दी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन आर नेशन बिल्डिंग, इन आर नेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। अगला क्या है, दिस फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो यूज बाई आर जुडिशरी। जब भी अगर जुडिशरी को कोई लगता है कि सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया है, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज को और बेटर तरीके से ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करेगा, तो हमारी जो जुडिशरी है तो इस तरह के बने हुए कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। फिर चाहे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायलेशन क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि अगर ऐसा कोई कानून जिसकी वजह से आर्टिकल 14 और 19 वायलेशन हो रहा है, लेकिन उस कानून की वजह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको हमारे देश में और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो उस केसेस में क्या करेगा, जुडिशरी क्या करती है, उस बने हुए लॉ को लेजिटिमेट करती है, ठीक है, उस बने हुए लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रिकॉग्नाइज करती है। क्लियर ना। अगला क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि जो रिकमेंडेशंस, 3 रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशंस थी कि पार्लियामेंट लॉ बनाए पनिशमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के पास हालांकि अभी भी पावर है कि पार्लियामेंट जब चाहे तब इन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए क्या कर सकती है, प्रॉपर कानून बना सकती है कि अगर कोई इन फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट या पेनल्टी के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इसके लिए कानून बना सकती है, ठीक है। इसके पास पावर है पार्लियामेंट के पास एंड नॉट द स्टेट असेंबली के पास, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। तो जैसे हर चीज का अपना इंपोर्टेंस होता है, अपना सिग्निफिकेंस होता है, तो उसी तरह से हर चीज की कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म्स भी होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जब इंदिरा गांधी सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं सभी की कंसेंसस थी उनके इनकॉर्पोरेशन को लेके। तो अब इनकी क्रिटिसिज्म क्या है, पहले हम ये देखते हैं। तो पहली क्रिटिसिज्म है कि इस फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर काफी सारी ऐसी जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, जैसे वोट करना। कई क्रिटिक्स कई क्रिटिक्स का मानना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कास्ट अ वोट, यानी वोट देना एक कंपलसरी, एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं किया। टैक्स को पे करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग जैसी चीजों पर भी एक इंपॉर्टेंट ड्यूटीज के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है। दूसरी चीज है कि इसके अंदर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें काफी जो ड्यूटीज है, काफी जो टर्म्स हैं, दे आर वेग और एम्बिगुअस है, यानी उनका कोई क्लियर, अगर आम लोग कोई कॉमन पीपल उन ड्यूटीज को पढ़ता है तो उनको वो चीज आसानी से समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस किया है साइंटिफिक टेम्पर, तो इसका मतलब आम लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे टर्म्स हैं जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो दे आर बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स दे आर दी जार्गन्स, ठीक है। साथ ही जैसे नोबल आइडियल एक टर्म है, ठीक है, नोबल आइडियल्स। तो अब नोबल आइडियल्स तो कई हो सकते हैं, तो इनको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से नोबल आइडियल्स। क्लियर। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर वो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को
नॉन जस्टिसिएबल और नॉन पनिशेबल बनाया गया है। ठीक है, तो कई क्रिटिक्स का मानना है कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज को आपने नॉन जस्टिसिएबल और नॉन पनिशेबल बना दिया तो इनका जो इंपॉर्टेंस था, इनका जो पर्पस था, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इट इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द वेरियस क्रिटिक्स। तो अब सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है और नॉन पनिशेबल है। तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जिस पर्पस के लिए उन्हें हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया, उन्हें शामिल किया गया, तो क्या वास्तव में उन्हें उस पर्पस को फुलफिल किया है, या वास्तव में वो उस पर्पस को फुलफिल कर सकती हैं या नहीं? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें आगे समझना होगा। जैसे पार्लियामेंट के पास प्रॉपर पावर है कि वो सुटेबल लेजिस्लेशन बना सकती है इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, तो 1990s आते आते जब हम देखते हैं कि 1999 में बीजेपी की सरकार होती है और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर, तो सरकार ने, इस बीजेपी की सरकार ने, अटल बिहारी सरकार ने क्या किया, एक कमिटी गठित की, ठीक है, जिसका नाम था वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी को स्टैब्लिश किया गया। इस कमेटी को टास्क दिया गया कि ये कमेटी हमें ये बताए कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई है, क्या वो किसी न किसी रूप में उन्हें ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया गया है या किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस पर जो वर्मा कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, अपनी इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किया कि दे आर वेरियस लीगल प्रोविजंस व्हिच आर एग्जिस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कई सारे ऐसे लीगल प्रोविजन एग्जिस्ट करती हैं जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो हमने पहली वाली फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी वैल्यूज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई, उनको और कोई डिसरेस्पेक्ट, हम सभी को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर हमारे नेशनल फ्लैग को, नेशनल ऑनर को कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, ठीक है, कोई भी सिटीजन या कोई भी पर्सन जो इंडिया में वो डिसरेस्पेक्ट करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के थ्रू क्या किया जाएगा, उसे प्रॉपर पनिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उसका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है इस एक्ट के द्वारा। ऐसे ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, तो जो खासकर जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, जैसे SC ST लोग हैं, ठीक है, SC और ST कैटेगरी के लोग हैं, OBC के जो कैटेगरीज के लोग हैं खासकर, ठीक है, तो इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर क्या बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ये एक्ट देश के अंदर इक्वलिटी जैसी वैल्यूज को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, देश के अंदर क्या करेगा, भाईचारे को प्रमोट करेगा। ठीक है, बाद में इस एक्ट को हम देखते हैं कि 1989 में इसको अपग्रेड करके क्या कर दिया गया है, SC ST एक्ट 1989 भी बनाया गया है, जो फर्दर और ज्यादा एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को। इसी तरह से अगला क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1976। यानी यानी इस एक्ट के थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन खासकर कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैसी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। कैसी, अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर सकती है। और ऐसा गवर्नमेंट ने कई बार कई सारी जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिक्लेयर किया है अंडर दिस लॉ। अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि देश के अंदर जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, खासकर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो अगर वो उनमें से कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगेज है, ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, उन्हें इनकी जो उम्मीदवारी होती है इलेक्शन लड़ने की, उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर कोई भी लीडर इलेक्शन के टाइम पर, कोई भी जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो अगर वो इलेक्शन के टाइम पर किसी भी रिलीजन, ठीक है, या किसी भी कास्ट, ठीक है, या लैंग्वेज के नाम पर जनता को भड़काता है, ठीक है, जस्ट टू क्रिएट देयर वोट बैंक, तो उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू क्या हो जाएगा, प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या कर रही है, ये चीज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं जो ब्रदरहुड है, हारमनी है, ठीक है, हारमनी और ब्रदरहुड को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
बाकायदा कानून है जिसके थ्रू क्या होता है, और कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल जो भी कैटेगराइज इसके अंदर जो भी शेड्यूल है, ठीक है, उनके अंदर मेंशन किया गया है, तो अगर उन किसी भी वाइल्ड लाइफ को कोई भी पर्सन किल करता है, ठीक है, उनकी किलिंग करता है, तो उसके उसके खिलाफ प्रॉपर इस एक्ट के थ्रू क्या होगी, कार्रवाई होगी। ऐसे ही और भी कई सारे, जैसे इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है, ठीक है, जिसके थ्रू इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर काफी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हमारी जो ड्यूटी थी कि हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को और जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कानून है दे इम्प्लीमेंट दिस फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन द ग्राउंड। तो ऐसे हमने क्या देख लिया, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, तो ये क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहा है, यानी हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर कानून है। तो इस तरह से ऐसे कई सारे कानून है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको ग्राउंड लेवल पर लीगली क्या कर रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस वर्मा कमेटी की, जिसे 1999 में बनाया गया और उसने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड काफी सारे केसेस में इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। फिर चाहे वो रिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस हो 1986, ठीक है, एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया केस 1986 हो, फिर चाहे वो श्री रंगनाथन मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 हो, जिसके अंदर कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्ट किया सेंटर को, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट हैज टू टेक मेजर्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या किया गया, जो भी हम जो किताबें पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, तो वहां पे आप देखते होंगे चैप्टर में कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन किया गया है। तो इट इज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रंगनाथन मिश्रा कमेटी, रंगनाथन मिश्रा केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के थ्रू ये किया गया था। ऐसे ही और भी कई सारी इवेंट्स ऐसे हुए, जैसे 2002 में रामलीला मैदान पर जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, वर्सेस होम सेक्रेटरी 2012, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या एम्फेसाइज किया कि कोर्ट एम्फेसाइज ऑन द ओबिंग लॉफुल ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये सिटीजन के फंडामेंटल ड्यूटी से सरकार की ड्यूटी है कि लॉफुल तरीके से क्या करे, देश में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करवाए, ठीक है। तो फाइनली जो हमने अभी तक पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हालांकि आपको सारी चीजें याद रखनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी 11 ड्यूटीज मेंशन की गई हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट उस ड्यूटीज को ही मेंशन कर देता है, आपको बताना आइडेंटिफाई करना होता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है या डीपीएसपी है या फंडामेंटल राइट है, तो आपको ड्यूटीज प्रॉपर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उनको हमने इकट्ठा एक जगह कर दिया है। तो पहला क्या याद रखना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। दूसरा, हमने कहां से इंस्पायर होकर फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया है, यूएसएसआर से। तीसरा, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। इन आर्टिकल और पार्ट का आपको नाम याद रखना होगा। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इनकॉर्पोरेट की गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी रिकमेंडेशन की थी, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ कितनी रिकमेंडेशन मानी, इसमें से 5, 3 को गवर्नमेंट ने क्या किया, नॉट एक्सेप्ट, प्लस 5 गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मिलाकर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर के अंदर। ये कौन सी ड्यूटीज थी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, क्लियर। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल एंड नॉन लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। अगर कोई सिटीजन इनका वायलेशन करता भी है तो उसके लिए अभी तक कोई पनिशमेंट नहीं है, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कैसी, नॉन जस्टिशिएबल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, ये किस पर अप्लाई होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत के जो नागरिक हैं, जिन पर भारत की नागरिकता है, सिर्फ उन पर अप्लाई होती है, ओनली इंडियन सिटीजन पे अप्लाई होती है, ना कि किसी फॉरेनर पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है।
तो ये था आज का डिस्कशन फंडामेंटल ड्यूटीज का, जिसको हमने डिटेल में समझा, उसके बैकग्राउंड को समझा, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस थी, क्या क्या प्रोविजंस थे, उसको हमने समझा, उसके एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।